नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 132 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। टोटल जो क्वेश्चन होंगे ये 15 क्वेश्चन होंगे, जिसे हम 3 से 4 वीडियो में कवर करेंगे। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं 15 क्वेश्चनों में से होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि बीपीएससी 132 का जो संबंध है वो भारतीय सरकार और राजनीति से है, और इस किताब के सभी चैप्टर हमने एक एक चैप्टर को लाइन टू लाइन आपको पढ़ाया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो। अदरवाइज जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति का अध्ययन उदारवादी दृष्टिकोण द्वारा कैसे किया जाता है, व्याख्या कीजिए। चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन है और पेपर में कई बार आया क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है कि भारतीय राजनीति का अध्ययन उदारवादी दृष्टिकोण से हम कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले हम आंसर समझें, उससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि भाई ये उदारवादी दृष्टिकोण क्या होता है। तो आज के बाद कभी भी ये वर्ड आपके सामने आ जाए भाई उदारवादी दृष्टिकोण, तो देखो राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। तो राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण को कोई बोले एक लाइन में डिस्क्राइब करो, तो आप बोलना भारतीय राजनीति का या किसी भी देश की राजनीति का या राजनीति का जो उदारवादी दृष्टिकोण है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, समानता पर बल देता है। ये कहता है कि राज्य को व्यक्ति के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि सरकार को व्यक्ति के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपना जो विकास है वो अपनी स्वतंत्रता के माध्यम से ही करता है। उदारवादी जो दृष्टिकोण है ये व्यक्ति के विवेक में विश्वास करता है। इसका मानना है प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान है और प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे के लिए काम करेगा, भले के लिए काम करेगा, और अगर प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो ये उदारवादी दृष्टिकोण है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर आपको भारतीय राजनीति का अध्ययन करना है तो आपको उसमें उदारवादी दृष्टिकोण की झलक कहाँ दिखेगी। तो देखो, तो भारतीय राजनीति का अध्ययन उदारवादी दृष्टिकोण द्वारा करने का मतलब यह है कि हम उन सिद्धांतों को समझना चाहते हैं, उन विचारों को समझना चाहते हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं, व्यक्ति की समानता को बढ़ावा देते हैं और लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको उदारवादी दृष्टिकोण को डिफाइन किया। तो आपसे कोई पूछे उदारवादी दृष्टिकोण क्या है, आप बोल देना व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं। अब अगर आप भारतीय राजनीति में ये जानना चाहते हो कि उदारवादी दृष्टिकोण कैसे काम करता है, तो आप जब भारतीय राजनीति की स्टडी करते हो तो भारतीय राजनीति में उदारवादी दृष्टिकोण का मतलब यह है कि हम उन थ्योरीज को पढ़ रहे हैं, उन सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, उन थॉट्स को पढ़ रहे हैं, उन विचारों को पढ़ रहे हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है, समानता को बढ़ावा देती है, लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। अगर आप भारत का उदारवादी दृष्टिकोण देखोगे तो भारतीय राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकारों की बात की जाती है, जिससे पता चलता है कि भारत का जो स्वरूप है वो उदारवादी है। भारत में कानून का शासन है, जिससे पता चलता है कि भारत का स्वरूप उदारवादी है। भारत में प्रत्येक संस्थाएं, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, सभी का अपना एक महत्व है, जिससे पता चलता है कि भारत का स्वरूप उदारवादी है। तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जहां आर्टिकल नंबर 19 में स्वतंत्रता के बारे में विशेष से बात की गई है, समानता का अधिकार दिया गया है, ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, प्रत्येक जो संस्था है उसके लिए नियम निर्धारित किए गए हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका अपने अपने कार्यों को पूर्ण करती हैं, हर एक व्यक्ति के कल्याण पर सरकार बल देती है। ये सब भारतीय राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण है। अब हम इसे निम्नलिखित तरीके से समझेंगे। तो जब आप भारत के उदारवादी दृष्टिकोण को समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको भारतीय संविधान का अध्ययन करना पड़ेगा। जब आप भारतीय संविधान को देखते हो तो भारत का संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि इंडिविजुअल लिबर्टी को बढ़ावा देता है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी लिंग का हो, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखता है, जहां आर्टिकल नंबर 14 से 32 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत का संविधान समानता पर आधारित आदर्शों पर चलता है, धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण पर चलता है, और यही सब तो भारत के उदारवादी सिद्धांत हैं। तो अगर आप भारतीय राजनीति का उदारवादी सिद्धांत पढ़ रहे हो तो आप पहले सबसे पहले भारतीय संविधान को समझो। तो भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो भारत के उदारवादी चरित्र को प्रकट करते हैं, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया गया है। इसके अलावा भारत में आप अगर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पढ़ोगे, भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा हाँ भाई भारत में उदारवाद को बहुत ही जमीनी स्तर पर लागू किया गया है। तो भारतीय राजनीति में अगर आप लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया देखोगे, हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया गया है, और उदारवादी दृष्टिकोण यही तो कह रहा है कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो हमारे यहाँ कोई भी बंदा कैसा भी हो,
गांव में रहता हो, शहरों में रहता हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भाषा का हो, उसे वोट डालने का अधिकार दिया गया है और उसकी वैल्यू सबकी बराबर है, एक व्यक्ति एक वोट। हमारे यहाँ बहुत सारी दलीय व्यवस्था है, यानी कि बहुत सारी पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं, जिससे पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति में भूमिका निभाने की बात की गई है। हर एक बंदा जो है भारत की राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस प्रकार से भारत में चुनाव में जनता की जो भागीदारी है, राजनेताओं की जो जवाबदेहिता है, ये सब भारत के उदारवादी स्वरूप को दिखाती हैं। तीसरी बात यह है कि नागरिक अधिकारों का महत्व। तो भारत का जो उदारवादी दृष्टिकोण है वो ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिले, समान अधिकार प्राप्त हों। भारत में महिलाओं के लिए वुमेन एम्पावरमेंट जैसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा की बात की जाती है, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात की जाती है। इन सब से पता चलता है कि भारतीय राजनीति में नागरिक अधिकारों की क्या इंपॉर्टेंस है। अगली बात आप ये बताओगे, भारत में आप राजनीतिक संस्थाओं की जब स्टडी करते हो, चाहे संसद, न्यायपालिका, विधायिका हो, हम इसमें पावर बैलेंस यानी कि शक्ति संतुलन की बात करते हैं और साथ साथ हम ये ध्यान रखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे और जनता के प्रति ये लोग जिम्मेदारी से काम करें। धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान है भारत में। तो कोई भी बंदा किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, सभी समूहों को समान महत्व दिया गया है। भारतीय संविधान, भारत की सरकार और भारत की राजनीति सोशल जस्टिस की थ्योरी पर चलती है, यानी कि समाज में सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए और आर्थिक सुधार होना चाहिए। इसके लिए सरकार गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चलाती है, शिक्षा का अधिकार देती है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करती है और जन कल्याण के लिए कार्यों में बढ़ावा देती है, ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्ग का भी विकास हो सके। भारत की राजनीति का जो उदारवादी दृष्टिकोण है यह आदर्शवादों को बढ़ावा देता है। आदर्शवाद का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ें जो समाज के लिए 100% सही ही होंगी। हालांकि इसकी इमेजिनेशन की जाती है और इसे सोचना तो बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे सरकार कह रही है हम सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देंगे, मानव कल्याण को बढ़ावा देंगे, तो सोचने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी प्लानिंग भी की जाती हैं, योजनाएं भी चलाई जाती हैं, बट ग्राउंड लेवल पर देखो तो रिजल्ट उतना नहीं रहता जितना होना चाहिए। तो आदर्शवाद की थ्योरी ये कहती है कि सिद्धांतों को अच्छे से लागू करना चाहिए, लेकिन यथार्थवाद की थ्योरी कहती है ऐसा होता नहीं है। तो आप बस ये ध्यान रखो, भारतीय राजनीति में मानव कल्याण, स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा दिया जाता है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारतीय राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण बताओ, या फिर भारतीय राजनीति की आप स्टडी करते हो तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलता है कि भारत एक उदारवादी देश है। तो आप बोलोगे भाई भारतीय राजनीति में जब आप पढ़ते हो तो भारतीय संविधान का अध्ययन करते हो तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, समानता को बढ़ावा देता है, धर्म को बढ़ावा देता है, प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया गया है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। वुमेन एम्पावरमेंट और माइनॉरिटी के लिए भी अधिकार की बात की जाती है। इतना ही नहीं, हमारे देश में जितना माइनॉरिटीज़ को अधिकार दिया गया उतना किसी देश में नहीं दिया गया। संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनके कार्यों में जवाबदेहिता है। जन कल्याण को सरकार बढ़ावा दे रही है, सामाजिक भेद को दूर करने के लिए काम कर रही है, गरीबी खत्म करने के ऊपर जो सरकारें काम कर रही हैं, ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि भारत सरकार उदारवाद की ओर आगे बढ़ रही है और भारत सरकार के ये सभी कार्य उसके उदारवादी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। तो और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि उदारवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए भारतीय राजनीति के संदर्भ में, तो आप सिंपल सा आंसर ये दे देना। मैं आशा कर रहा हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब लेकिन मान लो यहाँ से एक चीज़ और जोड़ दे क्वेश्चन में कि भारतीय उदारवाद की आलोचना करो। तो देखो, आलोचना का मतलब यह है कि अब आपको इसकी कमियां बतानी है, इसकी क्रिटिसाइज करना है। तो भारत का जो उदारवाद है वो सिद्धांतों में है, व्यवहार में नहीं है। तो सबसे पहले आलोचना ये की जाती है कि भारत में स्वतंत्रता, समानता और डेमोक्रेसी की बात तो की जाती है, लेकिन रियलिटी में देखो, ग्राउंड लेवल पर देखो तो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता सिर्फ कागजों में दिखता है, निर्धन लोगों को इसका कोई भी प्रभाव नहीं दिखता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय संविधान में समानता की बात तो की है, धर्मनिरपेक्षता की तो बात की है, लेकिन आप हर जगह देखो जाति आधारित राजनीति चलती है, जाति आधारित भेदभाव होता है, कास्ट सेंसस की बात करते हैं हमारे देश में, तो कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर दंगे होते हैं, राजनीति में वंशवाद चलता है, एक ही परिवार से सभी लोग आते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये सिद्ध करती हैं कि भारत में उदारवाद सिर्फ सिद्धांतों में दिखाई देता है, कागजों पर दिखाई देता है, बट ग्राउंड लेवल पर वो कुछ भी नहीं है। बड़े पैमाने पर सिर्फ कुछ ही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं भारतीय उदारवाद का, जबकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। समाज की जो संरचना है, जो हमारा समाज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें हर एक व्यक्ति को बढ़ावा देने की बात करी है, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखो तो चुनाव में व्यक्तिगत और धार्मिक समीकरणों के आधार पर दृष्टिकोण जो हैं वो उदारवाद से मेल नहीं खाते, क्योंकि किसी विशेष धर्म, किसी विशेष जाति को बढ़ावा दिया जाता है चुनाव में। एक और उदारवाद सभी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है और आर्थिक सुधार और गरीबी खत्म करने की बात करता है। तो वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं
कि भारतीय राजनीति में जो आर्थिक सुधार हुए हैं उससे असमानता फैली है, गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। ऐसे में गरीबी उन्मूलन का जो सपना है वो सिर्फ सपना ही रह गया है। 1991 के बाद जब सरकार ने उदारीकरण की नीति को अपनाया था, उसके बाद से अमीर और गरीबों के बीच में असमानता बढ़ी है, जिसकी वजह से समाज में तनाव उत्पन्न हुआ है। लगातार धरने प्रदर्शन आंदोलन भी होते रहे हैं। एक तरफ तो भारतीय राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि हम सरकार की कार्य क्षमता में बढ़ावा दे रहे हैं, पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार जैसे जो मुद्दे हैं वो इन सिद्धांतों को कमजोर बनाते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर लगातार दबाव बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो भारतीय संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर धर्म के आधार पर ही समाज का ध्रुवीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से भारतीय उदारवाद का जो दृष्टिकोण है वो कमजोर होता है। एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं, दलितों और आदिवासियों से संबंधित आप जो है संघर्ष देख सकते हैं। अभी भी महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिले हैं जो अधिकार मिलने चाहिए। एक तरफ तो महिलाओं को राजनीति में आरक्षण की बात की जाती है, फिर भी महिलाओं को उतने पद नहीं मिल पाते जितने पद मिलने चाहिए। इसके अलावा भारतीय राजनीति के उदारवादी स्वरूप पर वेस्टर्न सिद्धांत का प्रभाव दिखाई देता है, जो कि भारतीय समाज और संस्कृति से मेल नहीं खाते। इसलिए कहा जाता है कि भारत के उदारवाद को बाहर से उधार लिया गया है, बट रियलिटी में उसे चुकाया नहीं गया है। आगे आप निष्कर्ष लिख दोगे कि भारतीय राजनीति में उदारवादी स्वरूप विचारात्मक रूप से तो आकर्षक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसकी सीमाएं स्पष्ट हैं। अगर हम सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और संस्थागत स्तर पर जो कमजोरियां उसे पूरी तरीके से दूर कर दें, तभी हम कह सकते हैं कि हमने उदारवाद को सफलतापूर्वक भारत में लागू किया है। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ दे भारतीय उदारवाद की विशेषताएं बताओ और इसकी कमियां बताओ, तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर दोगे। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए, ताकि हमें यह पता चल पाए कि जितना हम आपको समझाना चाह रहे हैं उतना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजनीति के मार्क्सवादी स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो ये दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन है हमारा। अगर उदारवादी वाला क्वेश्चन आता है तो ठीक है, वरना फिर ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा, क्योंकि उदारवादी और मार्क्सवादी दो में से एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आते हैं और पहले ही क्वेश्चन होता है पेपर में। तो देखिए, जब आप भारतीय राजनीति, देखो मार्क्सवाद पहले समझ लो, फिर हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। जब आप मार्क्सवाद के बारे में पढ़ते हो तो मार्क्सवाद का सिद्धांत ये कहता है कि पूंजीवाद की वजह से, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की वजह से अमीर अमीर हो गए हैं, गरीब गरीब हो गए हैं। प्राइवेट सेक्टर इतनी तेज गति से बढ़ रहा है जिसमें गरीबों के अधिकारों की बात नहीं की जा रही है। ऐसे में मार्क्सवाद ये कहता है, ये मजदूरों के अधिकारों की बात करता है, किसानों के अधिकार की बात करता है, गरीब वर्ग के अधिकारों की बात करता है। इनका ये कहना है कि सभी गरीबों को मिलकर एक हो जाना चाहिए और समाज में क्रांति कर देनी चाहिए। इस प्रकार से मार्क्सवाद की जो थ्योरी है वो मजदूर आंदोलनों को बढ़ावा देती है, मजदूरों के हक की बात करती है, छोटे किसानों के हक की बात करती है और पूंजीवाद के विरोध में बात करती है। तो आज के बाद कहीं पर भी ये मार्क्सवाद शब्द आ जाए तो आप समझ लेना, मार्क्सवाद की जो थ्योरी है ये गरीबी खत्म करने की बात करती है, गरीबों के सामाजिक कल्याण की बात करती है, ये सरकार के स्वामित्व की बात करती है, प्राइवेट सेक्टर को खत्म करने की बात करती है, समाज में जितने भी लोगों का शोषण होता है उसे खत्म करने की बात करती है। तो मार्क्सवादी विचारधारा आ जाए तो हमेशा इसके आसपास ही आपको आंसर लिखना है। अब आप भारतीय राजनीति में वो चीज़ें बताओ जो बताता है कि भारतीय राजनीति का स्वरूप मार्क्सवादी भी है। तो देखो, जब भी आप भारतीय राजनीति की बात करोगे तो आपको इसमें बहुत सारे दृष्टिकोण दिखाई देंगे। प्रॉपर वे में भारत में उदारवाद भी नहीं है, मार्क्सवाद भी नहीं है, गांधीवाद भी नहीं है, नारीवाद की थ्योरी पढ़ोगे तो वो भी नहीं है। तो इस प्रकार, क्योंकि कोई भी एक देश किसी एक थ्योरी से नहीं चलता, हमें बस वो चीज़ें बतानी है जिससे ये पता चलता है कि भारत में मार्क्सवाद जो थ्योरी है वो है। तो भारतीय राजनीति की जब आप स्टडी करोगे, भारत के समाज की स्टडी करोगे, भारत की राजनीति की स्टडी करोगे, भारत की अर्थव्यवस्था की स्टडी करोगे, तो आपको पता चलेगा कि भारत में कई बार वर्ग संघर्ष हुआ है, यानी कि मजदूर आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन हुए हैं, और ये आंदोलन सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि समाज ने उनका शोषण किया है, सत्ता ने उनका शोषण किया है। और मार्क्सवादी विचारधारा का जो उद्देश्य है वो यही है कि वो समाज में वर्ग विभाजन को ख़त्म करे, यानी कि जो क्लास है, रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, वो इसे ख़त्म करना चाहती है। सबको समानता के आदर्शों में पिरोना चाहती है, हर एक व्यक्ति समान हो। भारत जैसे समाज में जहाँ गहरी आर्थिक और सामाजिक असमानताएं हैं, बहुत सारी जनता गरीबी रेखा से नीचे रहती है, ऐसे में हमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण को समझना होगा और इन गरीबी जैसे मुद्दों को हल करने में ये दृष्टिकोण सहायक होगा। तो अगर आप भारत की राजनीति पढ़ते हो, भारत के सामाजिक संस्थाओं की स्टडी करते हो, तो पता चलता है कि भारतीय समाज में बहुत सारे संघर्ष मौजूद हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, ये पूंजीपतियों के खिलाफ लगातार आंदोलन, धरने, प्रदर्शन करता रहता है। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी ये संघर्ष लगातार चलता रहता है। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियों ने गरीब किसानों और मजदूरों को दबाव में रखा, और आज़ादी के बाद भी आज़ादी का जो प्रभाव है वो इन गरीबों को नहीं मिल पाया। बड़े पैमाने पर आर्थिक असमानता रही,
जो भूमि का बंटवारा हुआ उसमें भी असंतुलन रहा, मजदूरों की समस्याएं वैसी बनी रही जैसे पहले थी। इसलिए भारत में मार्क्सवादी विचारधारा इन संघर्षों को समझती है और इनका विस्तार से व्याख्या करती है। तो अगर आप भारत में वर्ग संघर्ष की थ्योरी देखोगे तो आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स ने गरीबों, किसानों और मजदूरों का शोषण किया। आज़ादी के बाद भी जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो इस वर्गों को नहीं मिला। आप भारत में अगर आप मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखोगे तो समाज में जो असमानताएं हैं, जो जाति व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने भारत की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। तो मार्क्सवाद ये कहता है कि भारतीय जाति व्यवस्था समाज के शोषण को बढ़ावा देती है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आधार पर भेदभाव होता है और शूद्रों को सबसे निम्न स्तर पर रखा जाता है, जिसकी वजह से उनको समाज में वो सम्मान नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए। ये दृष्टिकोण ये तर्क देता है कि जाति आधारित भेदभाव की वजह से ही कुछ जातियां जो है निम्न वर्ग का रह गई हैं, उनका बड़े पैमाने पर शोषण हुआ है, खासतौर पर दलित और मजदूरों का। तो मार्क्सवादी विचारधारा जाति और वर्गों को खत्म करके सामाजिक न्याय की वकालत करती है। इसके अलावा भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल जो बने हैं वो मार्क्सिस्ट थ्योरी के आधार पर बने हैं। जैसे आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया देख लो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया देख लो। तो इन दलों ने किसानों के हक की आवाज़ उठाई है, मजदूरों और गरीबों के अधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वामपंथी जो आंदोलन हुए हैं इनका उद्देश्य यही रहा है कि पूंजीवाद का विरोध किया जाए और गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। आज भी आप देख रहे हो, जब भी सरकार कोई भी चीज़ निजीकरण की ओर बढ़ाती है तो बड़े पैमाने पर उसका विरोध किया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर खत्म होता जा रहा है। ये सब मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। मार्क्सवादी भूमि सुधार नीति और कृषि नीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो भारत में समय समय पर भूमि सुधार की पॉलिसी तो लागू की गई है, लेकिन इसका जो फायदा वो जमींदारों को मिला। सरकार किसान कानून लेकर आती है तो जो अमीर किसान है वो उसका विरोध कर देते हैं, क्योंकि फिर अमीर किसानों को फायदा कम हो जाएगा और जो गरीब किसान है उन्हें फायदा मिलने लग जाएगा। तो बड़े पैमाने पर किसानों का शोषण जारी रहता है। आज़ाद भारत के बाद भारत ने कई सारे सुधार कानून लागू करने की कोशिश करी, लेकिन ये सफल नहीं हुए। वैश्वीकरण की आलोचना करती है मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो भारत में जितने भी लोग ये बड़ी बड़ी संस्थाओं की आलोचना करते हैं, एमएनसी कंपनियों की आलोचना करते हैं, ये सब मार्क्सिस्ट थ्योरी से हैं। तो क्योंकि मार्क्सिस्ट थ्योरी ये कहती है कि वैश्वीकरण का फायदा मजदूर वर्ग को नहीं मिला है। तो भारत में आज के बाद आप जितने ही मजदूर आंदोलन देखोगे, किसान आंदोलन देखोगे, आप ये समझ लेना ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। तो इस प्रकार से जब आप भारत की राजनीति का अध्ययन करते हो, यहाँ पे किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलनों का अध्ययन करते हो, जब भी मजदूर वर्ग हड़ताल पर बैठता है तो समझ लेना ये सब क्या है, मार्क्सवादी विचारधारा का आप अध्ययन कर रहे हो। सिंपल सी बात है। तो निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय राजनीति का जो मार्क्सवादी स्वरूप है यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को खत्म करने की बात करता है। यह विचारधारा शोषण को खत्म करने की बात करती है, असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाती है। हालांकि भारत में समय के साथ इसकी लोकप्रियता कम हुई है, लेकिन आज भी ये बहुत सारे मुद्दों को समाधान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो अगर क्वेश्चन आता है भारतीय जो राजनीति है उसका मार्क्सवादी दृष्टिकोण बताओ, तो आपको किसान और मजदूर आंदोलनों की बात करके इस चीज़ को समझाना है, क्योंकि मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है वो सामाजिक समानता को बढ़ावा देने की बात करती है और पूंजीवाद का विरोध करती है। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति को अगर आप समझना चाहते हो तो गांधीवादी दृष्टिकोण बताओ। तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। बिल्कुल ये मान के चलो पेपर में आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इस पीडीएफ से बाहर हो, क्योंकि ये क्वेश्चन इस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं कि भाई हर चैप्टर से क्वेश्चन भी कवर हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए और पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कर भी दो। तो अगर आप भारतीय राजनीति को समझना चाहते हो तो भाई इसका गांधीवादी दृष्टिकोण बता दो। तो देखो, जब भी आप गांधीवादी दृष्टिकोण पढ़ोगे, यानी कि आप भारतीय राजनीति में आपको वो मुद्दे बताने जो गांधीवाद से प्रभावित हैं। आप ऐसी क्या चीज़ें देखते हो भारत की राजनीति में जो गांधीवाद से प्रभावित हैं। तो देखो, गांधीवाद की जब बात आएगी आज के बाद, तो गांधीवादी विचारधारा सत्य के सिद्धांतों पर चलेगी, अहिंसा के सिद्धांतों पर चलेगी, नैतिकता के सिद्धांतों पर चलेगी और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर चलेगी। यानी कि जब भी आप राजनीति में सत्य के प्रयोग को देखोगे, समझ लेना गांधीवादी विचारधारा है। जब भी आप शांतिपूर्वक चलने वाले आंदोलनों को देखोगे, समझ लेना गांधीवादी आंदोलन है, क्योंकि गांधी जी जो हैं वो अहिंसा के आधार पर आंदोलनों को बढ़ाना चाहते हैं। कहीं पर बार नैतिकता की बात करो, नैतिकता मतलब है सही और गलत में अंतर, जहाँ सही चीज़ों को बढ़ावा देना है और गलत चीज़ों को खत्म करना है। तो समझ लेना गांधीवादी विचारधारा की स्टडी कर रहे हो आप। जब भी आप आत्मनिर्भर भारत की बात करोगे, समझ लेना आप गांधीवादी विचारधारा की बात कर रहे हो। जब भी आप गाँव के विकास की बात करोगे, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करोगे, इसके साथ साथ सामाजिक असमानता को खत्म करने की बात करोगे, गांव के विकास की बात करोगे, सब बात ये किस पर है, गांधीवादी विचारधारा पे। तो जब आप भारतीय राजनीति को समझना चाहते हो तो गांधीवादी अवधारणा समझ लो। गांधीवादी विचारधारा सत्य, अहिंसा, नैतिकता और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। आज़ादी की लड़ाई में और आज़ादी के बाद भी इसकी भूमिका कम नहीं हुई है और आज की राजनीति में भी 2025 में भी गांधीवादी विचारधारा बहुत ही प्रभावशाली है। तो हम इसे कैसे समझेंगे भारतीय राजनीति में, वो देखो। सबसे पहले हम स्वतंत्रता संग्राम में यानी कि आज़ादी की लड़ाई में गांधीवादी विचारधारा का अध्ययन करेंगे। तो देखो,
आप सभी को पता है भारत की आज़ादी की लड़ाई में चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, इसमें गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग किया। चाहे बिहार के चंपारण से इसकी शुरुआत हुई हो, चाहे गुजरात के खेड़ा तक ये बात गई हो। तो गांधीवादी अवधारणा का उपयोग भारत की आज़ादी की लड़ाई में मुख्य रूप से किया गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्याग्रह और अहिंसा का सहारा लिया गया, चाहे 1920 का असहयोग आंदोलन हो, चाहे 1930 का दांडी मार्च हो। तो ये चीज़ बताती है कि भारतीय आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी विचारधारा एक प्रमुख हथियार थी। दूसरा, समाज सुधार और दलितों को आगे बढ़ाने में गांधीवादी विचारधारा ने अपना एक अहम रोल अदा किया है। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाया। हरिजन शब्द जो है वो गांधी जी द्वारा ही गढ़ा गया है और दलितों को समाज का समान हिस्सा बनाने की उन्होंने वकालत करी है। उन्होंने कहा, मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जो समाज में असमानताओं को फैलाए। भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 17 है उसमें अनटचेबिलिटी है, यानी कि छुआछूत की समाप्ति की बात की गई है कि आज अगर कोई व्यक्ति जाति के आधार पर किसी से छुआछूत करता है तो ये मान के चलो उसे सजा का प्रावधान किया गया है। ये गांधीवादी अवधारणा का ही परिणाम है। तो गांधीवादी विचारधारा सत्य और अहिंसा पर है। स्वतंत्रता संग्राम में इसकी अलग भूमिका है। समाज सुधार को बढ़ावा देने में अलग भूमिका है। ग्राम स्वराज की बात करें तो गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे। उनका ये मानना था भारत गांवों का देश है, अगर हर गांव विकास करेगा तो अपने आप देश विकास कर जाएगा। वो बड़ी बड़ी मशीनों के विरोध में थे। उनका मानना था छोटे छोटे हथकरघा उद्योग लगने चाहिए ताकि मजदूरों को काम मिल सके और हर एक व्यक्ति को जो है आर्थिक रूप से समानता स्थापित हो सके। तो इसलिए गांधी जी जो थे वो आत्मनिर्भर गाँव बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत की राजनीति का आधार गाँव होने चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था जो आई वो गांधीवादी दृष्टिकोण के हिसाब से ही थी। इसके अलावा गांधी जी धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना चाहते थे। वो विभिन्न धर्मों के बीच का जो बैर था उसे खत्म करना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम एकता को उन्होंने प्राथमिकता दी थी। तो अगर आज कोई भी पार्टी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की बात कर रही है, समझ लेना वो गांधीवादी विचारधारा पर चल रही है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का जो मुद्दा है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। इसके अलावा गांधी जी ने स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात करी है। तो जब भी बात हो कि आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, इसके अलावा जब भी बात हो कि हम स्वदेशी चीज़ों को बढ़ाएंगे, किसी भी विदेशी माल को नहीं खरीदेंगे, तो आप समझ लेना आप गांधीवादी विचारधारा का अध्ययन कर रहे हैं और उसी के स्वरूप चल रहे हैं। सत्य, अहिंसा और नैतिकता के आधार 1950 से लेकर 60 तक के बीच में जितनी भी राजनीति रही, उसके बाद वर्तमान में भी जितनी भी राजनीति रही है, जितने भी आंदोलन चले हैं, ये सब जो है वो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात चौधरी चरण सिंह की बात कर लो, आप राम मनोहर लोहिया की बात कर लो, या जितने भी अन्य समाजवादी नेता हैं, इन लोगों ने औद्योगिकरण पर हमला लिया और छोटे छोटे उद्योग और ग्राम उद्योगों के विकास की बात करी, जिससे पता चलता है कि ये लोग गांधीवादी विचारधारा पर कितने ज़्यादा निर्भर थे। 1974 में जो गुजरात आंदोलन हुआ, बिहार आंदोलन हुआ, जिसके बाद देश में आपातकाल भी लगा, ये सब गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। आज भी अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी नीतियों में गांधीवादी आदर्शों को शामिल करते हैं। आज भी बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण की बात की जाती है, ग्राम विकास की बात की जाती है, गरीबी खत्म करने की बात की जाती है। ये सब गांधीवादी प्रयासों से ही हैं। आज भी आप देखो, चाहे कितने बड़े बड़े आंदोलन हो, जनता जो है अहिंसा के राह पर चल के ही उन आंदोलनों को करती है। तो ऐसे में गांधीवादी विचारधारा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो भारतीय राजनीति को समझने के लिए गांधीवादी अवधारणा ने एक नैतिक, मानवीय और विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण प्रदान किया है, जहां आज़ादी से लेकर वर्तमान तक ये विचारधारा अपने अलग अलग तरीके से भारत की राजनीति को प्रभावित कर रही है, समाज को प्रभावित कर रही है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। तो मैं आशा कर रहा हूँ चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ हमने एक यूनिट कवर कर ली है। पहली यूनिट के जो 3 क्वेश्चन बनते हैं, भारतीय राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण और गांधीवादी दृष्टिकोण, तो पहली यूनिट हमने कवर कर ली है और इस वीडियो को हम यहीं पर ही रोक देते हैं। अगली वीडियो में हम जो है यूनिट नंबर 2 को कवर करेंगे, जहां संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। तो वीडियो हम छोटी छोटी बनाएंगे ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ पाए, क्योंकि ज़्यादा लेंथी जो वीडियो हो जाती है फिर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हो या व्हाट्सएप पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।